डोंगसू कई सालों के बाद अपने घर अपनी अडॉप्टेड मॉम के पास जा रहा था। पिछले 10 सालों से वो जेल में था। अब डोंगसू पूरी तरह बदल चुका है। उसने अपना हेयर स्टाइल भी बिल्कुल चेंज कर लिया है। वो चेक की शर्ट पहनने लगा है और साथ ही वो अपने पास एक डायरी भी रखता है, जिसमें उसने लिख रखा है कि वो कभी शराब नहीं पिएगा, ना कभी फाइट करेगा और ना ही कभी रोएगा। फिर वो पेट पूजा करता है और उसके तुरंत बाद डायरी में से पेट पूजा वाला काम काट देता है। मतलब ये है कि उसने ये काम फिनिश कर लिया है। इसके बाद वो अपनी अडॉप्टेड मॉम के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां उसे उसकी स्टेप सिस्टर किम मिलती है। किम को वो कुछ खास पसंद नहीं आया। उसे किम ने यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन डोंगसू के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। खैर, उसकी मॉम भी घर पर नहीं थी, इसलिए वो नहाने के लिए पब्लिक बाथ हाउस में चला गया। वहाँ सेंसर वाली की लगी थी, जिसे वो बार बार लगाकर देखने लगा, जिस वजह से वहाँ बैठे एक बंदे को थोड़ी इरिटेशन होने लगी। उसने डोंगसू को धमका दिया, लेकिन अगले ही पल जब उसने डोंगसू को बिना शर्ट के देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। डोंगसू की हरकतें उसके टैटू से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ रोड के बीचों बीच एक आदमी लड़ाई कर रहा था। वैसे तो वो रोड पर हिंसा कर रहा था, लेकिन इस शहर के निकम्मे पुलिस वाले दूर से ही ये सब तमाशा देख रहे थे, क्योंकि वो आदमी छंगे का आदमी था। छंगा यहाँ के दो बड़े गैंगस्टर में से एक था और उसके ऊपर पॉलिटिशियन कजामा का हाथ था। इसलिए पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कार से निकलकर कुछ एक्शन ले लें। इधर गैंगस्टर छंगा अपने बंदों के सामने बदमाश बन के दिखा रहा था। तभी उसका बाप डोंगसू यहाँ पर आ जाता है। डोंगसू ने क्राइम की दुनिया को छोड़ दिया था और उसे देखकर तो अब कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। फिर भी उसे देखकर छंगे के पैर बुरी तरह से कांपने लगते हैं। डोंगसू तो बस अपने पुराने दोस्त को हेलो बोलने आया था। इसके बाद वो इलाके के दूसरे गैंगस्टर पोपले के पास जाता है। वो भी उसका पुराना दोस्त था। एक टाइम था जब पोपला और छंगा इसके सामने दुम हिलाया करते थे, लेकिन वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। आज पोपला डोंगसू से पूछ रहा है कि तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। खैर, डोंगसू इसे बाय बोलकर यहाँ से चला गया। पोपले ने डोंगसू के पीछे अपने आदमी लगा दिए। वो जानना चाहता था कि आखिर इस शहर पर राज करने वाला डोंगसू अचानक इतना शरीफ आदमी कैसे बन गया। शाम को डोंगसू घर पर आ गया। उसे देखते ही उसकी माँ खुशी से झूम उठी। भले ही वो उनका सगा बेटा नहीं था, फिर भी वो उससे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। उन्होंने डोंगसू को अपने हाथों से खाना खिलाया। इसके बाद किम ने उसे यहाँ रहने के नियम समझाए। मैं बर्तन साफ करूंगी तो तुम झाड़ू लगाओगे, और जब मैं पढ़ाई करूंगी तो तुम पोछा मारोगे, और हमारे कुत्ते को खाना भी खिलाओगे। डोंगसू को ये डील कुछ जमी नहीं, लेकिन वो भोले भाले इंसान की तरह उसकी सारी शर्तें मान गया। रात को सोते वक्त उसने खुद से वादा किया कि वो कभी भी शराब नहीं पिएगा, कभी भी लड़ाई नहीं करेगा और कभी भी रोएगा नहीं। दूसरी तरफ पॉलिटिशियन कजामा को दिखाते हैं, जो जनता के सामने जुमलेबाजी कर रहा था। भोली भाली जनता उस पर विश्वास करती थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि कजामा जनता के बीच से निकलने के बाद टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किया करता था। मतलब वो गरीब लोगों से इतनी ज़्यादा नफरत करता था, लेकिन वोट लेने के लिए उनकी नज़रों में अच्छा बना हुआ था। इसी बीच डोंगसू पुलिस स्टेशन जाता है। उसे यहाँ पर आकर साइन करने के लिए बोला गया था। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ गया। उसने बताया कि डोंगसू उसके साथ स्कूल में था। डोंगसू स्कूल टाइम में उसे बहुत ही ज़्यादा बुली किया करता था, लेकिन डोंगसू को ये बात याद भी नहीं थी। इसके बाद डोंगसू डॉक्टर के पास जाता है। उससे अपने टैटू निकलवाने थे। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो इन्हें ना ही निकलवाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि इन्हें निकलवाने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा होगा और ये टैटू अपने निशान भी छोड़ देंगे। इसके बाद डोंगसू की माँ पॉलिटिशियन कजामा के पास जाती है। कजामा उसका सनफ्लावर रेस्टोरेंट खरीदने के चक्कर में था। आसपास के लोगों ने उसे पहले ही अपनी ज़मीन बेच दी थी। अब बस उसकी मम्मी का रेस्टोरेंट ही बचा था, जो कि कजामा की प्रॉपर्टी के बिल्कुल बीचों बीच में था। अगर मम्मी ने वो रेस्टोरेंट बेच दिया तो पॉलिटिशियन वहाँ पर मॉल बना देगा। मम्मी ने ये इंश्योर कर दिया कि वो अपना रेस्टोरेंट कभी नहीं बेचेगी। रात में डोंगसू स्मोक कर रहा था, तभी किम वहाँ पर आ गई। डोंगसू ने सिगरेट छुपा ली, लेकिन किम के कहने पर उसने जो काम बीच में ही छोड़ दिया था वो काम फिर से पूरा किया। हालांकि किम ने उसे कहा कि मुझे सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है। उसी टाइम डोंगसू ने लड़ाई और शराब की तरह सिगरेट भी छोड़ दी। वो अब गैराज में काम करने लगा था। उसका पुलिस वाला दोस्त यह देखकर बहुत ही हैरान था। उसने अपने साथी को बताया कि ये डोंगसू है, जिसे कभी पोपला और छंगा डरा करते थे। आज से 10 साल पहले वो दोनों इसके चमचे थे। पुलिस वाला डोंगसू के किस्से बताते बताते पास्ट में पहुंच गया। उसने बताया कि डोंगसू जब शराब पी लेता था तो वो एक बीस्ट बन जाता था। एक बार उस पर 6 लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन डोंगसू ने अकेले ही उन 6 के 6 बंदों को मार गिराया।
छंगे और पोपले की तो जरूरत भी नहीं पड़ी। डोंगसू के जेल जाने के बाद सबको लगा कि छंगा और पोपला इस शहर पर राज करेंगे, लेकिन बाईचुंग नाम के एक बंदे ने पॉलिटिशियन कजामा के साथ मिलकर पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया और एट द एंड छंगा और पोपला दोनों पॉलिटिशियन कजामा के पालतू कुत्ते बन गए। इसके बाद किम को दिखाते हैं जिसे क्लास में नींद आ रही थी। इस बेचारी को भी मैथ समझ नहीं आती थी। उसने अपनी मैडम से पूछा कि क्या मैथ पढ़ना जरूरी है। तभी मैडम ने कहा अगर एग्जाम क्लियर करना है तो बेटा बहुत जरूरी है। डोंगसू उसे लेने आया था, तभी मैडम ने डोंगसू को आवाज़ लगाई। असल में जेल जाने से पहले डोंगसू और मैडम रिलेशन में थे। डोंगसू ये देखकर काफ़ी खुश हुआ कि वो टीचर बन गई है। वो उससे जेल में मिलने भी आई थी, लेकिन डोंगसू उससे मिलने से मना कर देता है। वो चाहता था कि रोजी उसे भूल जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। इसके बाद किम को दिखाते हैं जो दुकान पर मल्टीमीडिया प्लेयर को बड़ी चाहत भरी नज़रों से देख रही थी। वो इस प्लेयर को खरीदकर अपनी ढेर सारी फ़ोटोज़ लेना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों मोमोज खा रहे थे, तभी किम का आशिक वहाँ पर आ गया। वो किम को किसी लड़के के साथ देखकर उसके अंदर का टाइगर श्रॉफ जाग गया। उसने डोंगसू को बहुत ही बुरी तरह से मारा। डोंगसू सिर्फ अपना बचाव कर रहा था, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। वहीं उस नकली टाइगर श्रॉफ को लग रहा था कि ऐसी हरकतें करने से किम उससे पड़ जाएगी। पहले तो उसने डोंगसू को खुद मारा, फिर जब उसकी सांस फूलने लगी तो उसने अपने बंदों से उसे पिटवाया। मार खाते खाते डोंगसू की शर्ट फट गई, जिसके बाद इन सबको सांप सूंघ गया। डोंगसू ने अपने टैटू छुपाए और चुपचाप किम को यहाँ से लेकर चला गया। इधर पॉलिटिशियन ने छंगे को सनफ्लावर रेस्टोरेंट बंद करवाने का काम दे दिया। वो तुरंत अपने आदमियों को लेकर सनफ्लावर रेस्टोरेंट पहुंचा। डोंगसू यहाँ पर शांति से खाना खा रहा था, तभी ये गुंडे यहाँ पर आकर तोड़फोड़ मचाने लगे। जैसे ही छंगे ने अंदर आकर डोंगसू को देखा, उसने कपकपाती आवाज में अपने बंदों को रोकने के लिए बोला। डोंगसू ने गुस्से में छंगे की गर्दन पकड़ ली और कहा कि ये मेरी माँ का रेस्टोरेंट है, यहाँ दोबारा भटक मत जाना। फिर सभी बदमाश यहाँ से चले गए। शाम को डोंगसू किम को मैथ्स पढ़ाने लगा, क्योंकि वो मैथ में एक्सपर्ट था। किम उसे इतने दिन से डम समझती थी, पर उसे क्या पता वो तो हीरो है। अगले दिन डोंगसू अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए गिफ्ट लाता है। मॉम ने कहा कि बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन डोंगसू ये तोहफा बड़े दिल से लेकर आया था। माँ ने डब्बा खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही प्यारी सैंडल थी। माँ ये देखकर इमोशनल हो गई। उसी वक्त किम डोंगसू को इशारे इशारे में माँ के गले लगने के लिए कहती है। बड़ी हिम्मत करके डोंगसू अपनी माँ से गले मिला। वो अपनी बहन के लिए भी तोहफा लेकर आया था, वो भी वही मल्टीमीडिया प्लेयर जिसे वो दुकान पर देख रही थी। किम को लगा कि उसे ये प्लेयर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर काफ़ी महंगा था। जब किम ने नखरे दिखाए तो डोंगसू वो गिफ्ट लेकर नीचे चला गया। हालांकि थोड़ी देर बाद किम डोंगसू के लिए चाय लेकर आई। उसने एक हाथ से चाय दी और दूसरे हाथ से मल्टीमीडिया प्लेयर ले लिया। अगले दिन किम के हाथ डोंगसू की डायरी लग जाती है, जिसमें फैमिली के साथ पिकनिक जाना भी लिखा हुआ था। किम ने कहा पहले यही कर लेते हैं। उन्होंने पिकनिक को अच्छे से एंजॉय किया और साथ में एक अच्छी सी फोटो भी ली। इसके बाद पॉलिटिशियन कजामा का राइट हैंड बाईचुंग, जो कि डोंगसू का बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसने उसे सारी कहानी बताई कि पॉलिटिशियन उसकी माँ की दुकान लेना चाहता है ताकि वो वहाँ पर एक मॉल बना सके। अगले दिन छंगे ने आकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचाई और उसने माँ को भी धक्का दिया, और करप्ट पुलिस दूर से ही ये सब होते हुए देख रही थी। जब डोंगसू को ये बात पता चली तो वो सीधा पॉलिटिशियन कजामा के पास गया और उसे बताया कि मैंने फाइट करना छोड़ दिया है, मुझे मजबूर मत करो दोबारा वही ज़िंदगी जीने के लिए जो मैं पीछे छोड़कर आया हूँ। पॉलिटिशियन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो डोंगसू को ही लालच देने लगा कि अगर वहाँ मॉल बन जाएगा तो उसमें तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। डोंगसू ने कहा अपनी नौकरी अपने पास ही रख ले। इसके बाद कुछ गुंडे टाइप लोग गैराज में आए और डोंगसू से उसकी कार में विंग्स लगवाने को कहने लगे। डोंगसू ने यह बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन ये गुंडे डोंगसू को पीटने ही यहाँ पर आए थे और उन्होंने उसे खूब पीटा। उसे तो पीटा ही, साथ में बुड्ढे को भी पेल दिया। डोंगसू चाचा को बचाने के लिए उनके ऊपर लेट जाता है और इन्हें पीट पाट के वो लोग यहाँ से चले गए। उसी रात वो बंदा जिसने किम के पीछे डोंगसू की पिटाई करी थी, वो इनके रेस्टोरेंट में आ गया। वो जान गया था कि तू कौन है। उसने बुढ़िया से कहा कि तुम इसे अपना परिवार कहती हो, आखिर तुम अपने बेटे के हत्यारे को गोद कैसे ले सकती हो। ये सुनते ही माँ को झटका लगा और ऑडियंस को भी, और किम ने भी ये बात सुन ली थी। दरअसल 10 साल पहले डोंगसू ने मम्मी के बेटे छोई को मार दिया था। उसी जुर्म में उसे 10 साल की सजा हुई थी। रात में किम ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर तुमने मेरे भाई के हत्यारे को अपना बेटा क्यों बना लिया। तो मम्मी ने बताया कि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं
जो हमने कभी सोचा नहीं होता। उसने बताया कि जब छोई की मौत के बाद वो डोंगसू से मिली तो डोंगसू इतना रोया कि मैं उसके रोने की आवाज़ कभी नहीं भूल पाई। मैं उससे जेल में भी मिलने जाती थी। जो भी डोंगसू ने किया वो एक एक्सीडेंट था और मुझे लगा कि वो मेरे साथ रहेगा तो मुझे उसके रूप में अपना बेटा वापस मिल जाएगा। रात में किम छत पर गई। डोंगसू यहाँ से जाने के लिए तैयार था लेकिन किम ने उसे मना कर दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किम का असली भाई छोई बहुत ही खराब इंसान था। वह पैसों के लिए अपनी माँ को ही मारता था। वो क्राइम और नशे की दुनिया में पूरी तरह से डूब गया था। डोंगसू तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था जिसमें चोई की मौत हो गई। इसलिए किम चाहती थी कि वो उसका भाई बनके उन्हीं के साथ रहे। अगले दिन किम के आशिक ने किम को बीच सड़क में ही ईंट से मारकर कोमा में पहुंचा दिया। ये काम पॉलिटिशियन कजामा के इशारे पर ही हुआ था। अब बात परिवार पर आ गई थी, इसलिए डोंगसू और उसकी मॉम ने सनफ्लावर रेस्टोरेंट को बेचने का फैसला कर लिया। अब डोंगसू पॉलिटिशियन कजामा से मिलने जाता है। वह उसे बताता है कि हम दुकान छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पॉलिटिशियन उसके परिवार को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने डोंगसू से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अकेला छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे अपना हाथ दे दोगे। अहिंसा का पुजारी डोंगसू उसकी ये शर्त भी मान लेता है। डोंगसू का दोस्त बाइचुंग उसका हाथ काटने ही वाला था। उसने उसका पूरा हाथ नहीं काटा बल्कि वो नसें काट दी जिससे वो सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन बाद में बाइचुंग ने उसे बताया कि तुम्हारा हाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने डोंगसू की कोई नस नहीं काटी थी बल्कि ऊपर ऊपर से ही कट लगा दिया था। इसके बाद डोंगसू अपनी बहन के पास बैठा हुआ होता है। वो उसे कहता है कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें और मम्मी को प्रोटेक्ट करूंगा। इसी बीच घर पर मम्मी अकेली थी। वो इस गम में थी कि उसे अब ये दुकान बेचनी पड़ेगी जिसने गरीबी के दिनों में उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने बच्चों को पाल सके। वो अपने बेटे चोई की फोटो देखकर उससे बातें कर रही थी। तभी पीछे से पोपला आ गया और उसने डोंगसू की माँ को जान से ही मार दिया और फिर जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा भी लगवा लिया। माँ की सैंडलें ऐसी ही रखी रह गईं। उन्होंने सोचा था कि वो डोंगसू को दी हुई सैंडलें किसी खास दिन पर पहनेंगी, लेकिन वो खास दिन कभी आया ही नहीं। घर आकर डोंगसू ने जब अपनी माँ को लटका हुआ देखा, अपनी माँ के जाने के गम में वो पूरी तरह से टूट चुका था। उनकी दुकान भी ढह गई थी। तभी डोंगसू को माँ की सैंडल के साइड में कान की बाली दिखती है। ये वही बाली थी जो पोपला पहना करता था। अब डोंगसू ने बहुत शराब पी और वो बहुत ज़्यादा रोया भी। इसके बाद वे ओरेकल क्लब पहुंच जाता है जहां इस वक्त भी सभी गैंगस्टर इकट्ठा हो रखे थे। पॉलिटिशियन भी यहीं पर था। मैं पिछले 10 सालों से पछतावे की आग में जल रहा हूँ। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी फाइट नहीं करूँगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। इस बीच पोपले ने कहा कि तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर काफ़ी दुख हुआ। डोंगसू उसकी बाली उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा दुख कम न हो जाए। तुम में से किम पर हमला करने वाला कौन था? तब टाइगर भाई बोलते हैं कि मैंने किया था। क्या कर लेगा तू? तभी डोंगसू ने बाइचुंग को बाहर जाने के लिए कहा, अगर वो मरना नहीं चाहता है तो। और बाइचुंग तुरंत बाहर जाने लगा और जाते जाते उसने डोंगसू से उसकी जान बख्शने के लिए थैंक यू भी बोला। डोंगसू ने उस नकली टाइगर का हाथ सेकंडों में तोड़ दिया और उसने वहां पर पेट्रोल छिड़क कर रखा था, जिसे आग लगाने के बाद बाहर जाने का इकलौता रास्ता बंद हो गया। डोंगसू ने अब एक एक करके सबको पेलना शुरू कर दिया। वो अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा था। उसका अपना यूनिक फाइटिंग स्टाइल था जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उसने पहले तो छंगे को अपनी गिरफ्त में लिया। उसने छंगे को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो मर नहीं गया। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने लगा जहां पोपले ने उसे चाकू मार दिया, लेकिन बावजूद उसके वो पोपले के पीछे पड़ गया। उसने पोपले की गर्दन दबा के उसे हमेशा के लिए सुला दिया। अब सबकी फटने लगी। वो बंदे खुद ही खुद उसके रास्ते से हटने लगे। अब वो पॉलिटिशियन कजामा के सामने आ गया और उसने उसे तब तक मारा जब तक वो 2-3 बार नहीं मर गया। आखिर इन लोगों ने उसे वही बना दिया जो उसने ना बनने की कसम खाई थी। उसने यहाँ बैठकर अपने अच्छे पल याद किए। आखिर में किम को दिखाते हैं जो मैथ में टॉपर बन गई थी। उसने उसी टॉपिक में थीसिस लिखी थी जो उसे डोंगसू ने पढ़ाया था। आखिर में उसने अपनी डायरी में थीसिस वाला टास्क कंप्लीट कर दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।